Hello everyone, welcome back to my channel We Study 24/7 Think Less Study More। मैं आप सबका स्वागत करता हूं फिर से मेरे YouTube चैनल पर। और इस चैनल पे आपको सारी कोड के रिगार्डिंग और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके रिगार्डिंग यू विल गेट द रेलेवेंट कंटेंट, जेन्युइन कंटेंट। और अभी हमारा फिलहाल में एक सुप्रीम कोर्ट का जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का एग्जाम हुआ है प्री। अब हम उसी की तैयारी कर रहे हैं और मेंस बहुत जल्दी आप लोगों का होने वाला है। तो ये मैंने एक सीरीज चालू की थी जिसमें मैं आपको एस्से एंड प्रेसी की प्रैक्टिस करा रहा हूँ साथ में हर दिन। मैं यहाँ पर आपको टॉपिक्स की प्रैक्टिस देता हूँ, फिर उसके बाद आई ट्राई टू प्रोवाइड यू द पीडीएफ ऑफ द सेम वीडियो, जो कि आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके यू कैन एक्सेस दी पीडीएफ फॉर फ्री। सो आज का टॉपिक हमारा है राइट टू एजुकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको मैक्सिमम इफ यू वांट टू स्कोर गुड इन दिस एग्जाम, डिस्क्रिप्टिव में स्ट्रेटेजी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अगर आपको देखना है कि ऐसे राइटिंग की स्ट्रेटेजी क्या है और प्रेसी की क्या स्ट्रेटेजी है, उसकी भी मैंने एक सेपरेट अलग से वीडियो बनाई है। सो यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो, यू विल सर्च इन द प्लेलिस्ट, सो आपको वो वहां पर मिल जाएगा। और ये अभी हम लोग उसी के बाद वन बाय वन वी आर जस्ट ट्राइंग टू प्रैक्टिस ईच एंड एवरी ऐसे टॉपिक। सो यहाँ से जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे वो आप अपनी कॉपी में लिखें, उसको नोट करें, फिर आप उसको 2 बार पढ़ें एंड देन यू हैव टू राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज, राइट। सो आज है हमारा डे 6, टॉपिक है राइट टू एजुकेशन। एंड एज somebody requested me, sir, that please try to put 2 videos daily, although I have other works as well, but the problem is that is why I'm not able to cope with the time. So but I'll try my level best to give you 2 topics per day so that you can cover the maximum syllabus, at least आपके जो common topics हैं वो तो आपकी ज्यादातर cover हो ही जाए, because वहां पर आपको ऑप्शन मिलते हैं 5 से 6 ऑप्शन दे विल गिव यू। उसमें से अगर आप कॉमन करके जाते हैं तो 1 या 2 टॉपिक आपको वहां पर डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, जैसे साइकिलिंग का हो गया, हेल्थ के ऊपर हो गया, विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर होगा, विमेन सेफ्टी के ऊपर हो गया, राइट टू एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पोवर्टी। सो दीज आर वेरी कॉमन टॉपिक्स, लेकिन इसके बारे में हम लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए, एंड दे आर वेरी स्कोरिंग एज वेल। सो स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। ओके, let's start today's session without wasting any further time, and do subscribe, like, and share, and please share this video as much as possible so that others can also take some benefit from this. Okay, चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग। आज का टॉपिक है राइट टू एजुकेशन। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो डू फॉलो माय चैनल वी स्टडी 24/7, और यहाँ पर मैंने आपको लिंक भी दिए गए हैं, और आपको सेम पीडीएफ यू विल गेट ऑन माय टेलीग्राम चैनल। आपको दोनों लिंक यहाँ दिए गए हैं। दोज हु विल गेट द पीडीएफ, आपको दोनों लिंक यहाँ मिल जाएंगे, एंड इफ यू विल क्लिक ऑन दिस इमेज यू विल ऑल्सो गेट द वीडियो ऑफ दिस सेशन। चलिए फिर शुरू करते हैं। राइट टू एजुकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोर्ट का एग्जाम है, तो कोर्ट के एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट। ओके, उसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं हम कैसे शुरुआत कर सकते हैं इस ऐसे की। सबसे पहले आपको पता है कि हम लोग इंट्रो देते हैं ऐसे में, तो हम इंट्रो देंगे। ये चीजें मैं आपको बार बार इसलिए बताता हूँ कि ताकि आपके ब्रेन में वो चीज फिट हो जाए कि व्हाट इज द वे ऑफ राइटिंग द ऐसे। अगर लेट्स से कोई ऐसा टॉपिक आ गया जो आपको नहीं पता था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो आपको एटलीस्ट लिखना आए, आपकी जो राइटिंग स्किल हो, जिस तरीके से आप लिख रहे हैं, when that invigilator is going to check your copy, so he or she should know कि हाँ इस बंदे या बंदी की राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं। भले आपके पास डेटा कम हो, लेकिन आपने हर चीज वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखी हुई है। यू हैव फ्रेम द सेंटेंस इन अ गुड वे, you have used a very good vocabulary as well, so these all things count. Okay, तो ऐसा नहीं है। और इस एग्जाम में ज्यादातर सब लोगों को एक ऑन एन एवरेज मार्क्स दे विल गेट, बिकॉज मैक्स टू मैक्स मार्क्स अगर किसी को मिलते भी हैं, जो बहुत अच्छा जो टॉपर होता है उसको 75 मिलते हैं, अदरवाइज इट वेरीज फ्रॉम 65 to 70। अगर आपने बहुत ठीक ठाक लिखा है तो 55 से लेके 70 के बीच में इसमें मार्क्स आते हैं। बट यू हैव टू स्कोर मैक्सिमम, क्योंकि मेरिट बनेगी इसी से। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जो हो गया अब तक हो गया। आई नो प्री के भी मार्क्स हैं, बट आपको यहाँ पर भी बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, बिकॉज मेरिट यहीं से उठेगी। लेट्स स्टार्ट। तो
राइट टू एजुकेशन। तो इस बार हमने कोट ऊपर ना देके हमने एक कोट से शुरुआत किया है। ठीक है, कभी कभी देखिए ये डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। कभी कभी हम ऊपर कोट लिखते हैं, लेकिन कभी कभी हम कोट से स्टार्ट करते हैं, उससे भी बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। लेट्स सी। एजुकेशन इज अ मस्ट थिंग कोटेड मॉडर्न पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मलाला यूसुफजई। सबके सब जानते हैं। शी इज अ लाइक मॉडर्न पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी काम किए हैं, क्योंकि वो काफी ज्यादा उन्होंने झेला भी है। सो शी हैज गॉन थ्रू अ लॉट। सो एजुकेशन इज अ मस्ट थिंग। वो कहती हैं कि एजुकेशन तो बहुत जरूरी है, होना ही चाहिए। दिस कोट फर्दर जस्टिफाइज एरिस्टोटल्स वर्ड। और फिर ये कोट फर्दर जस्टिफाई करता है जो एरिस्टोटल का कोट है, जो उसके वर्ड्स थे। द एजुकेटेड डिफर फ्रॉम द अनएजुकेटेड एज मच एज द लिविंग डिफर फ्रॉम द डेड। बताइए कितनी बड़ी बात है। एक अनएजुकेटेड आदमी एक एजुकेटेड आदमी से उतना ही अलग होता है जैसे कि एक लिविंग आदमी एक मरे हुए आदमी से अलग होता है। एजुकेशन इतना इम्पैक्ट डालती है। देखिए कितनी अच्छी तरीके से हम लोगों ने स्टार्ट किया। दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ ब्यूटिफुल इंप्रेशन ऑन द रीडर। जो भी इसको पढ़ रहा है उसको लगेगा कि हाँ, दिस इज अ गुड स्टार्टिंग। तो यहीं पर उसका मूड अच्छा हो जाएगा एंड योर मार्क्स विल बी गुड। These two quotes show the importance of education in everybody's life. According to the Indian sages, an aim of education is second birth. ये जो दो कोट हैं ये दिखाते हैं कि हमारा एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी इंसान की लाइफ में। अकॉर्डिंग टू इंडियन सेजेस, जो इंडियन सेजेस रहे हैं, गुरु रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग भी जो एम है एजुकेशन का वो सेकंड बर्थ है। मतलब एक एजुकेशन, एक तालीम किसी इंसान के लिए एक ऐसा होता है जैसे उसका पुनर्जन्म हो गया, एक सेकंड बर्थ। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। विदाउट एजुकेशन अ पर्सन इज नथिंग, राइट, क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं होता। वी आर बोर्न इनटू द वर्ल्ड ऑफ नेचर एंड नेसेसिटी। हम एक ऐसी दुनिया में पैदा हुए हैं जहाँ नेचर है और अपनी जरूरतें हैं, नेसेसिटी है। वी मस्ट बी रीबॉर्न इनटू द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट एंड फ्रीडम। सो हम यहाँ पैदा तो होते हैं, लेकिन हमें उसके साथ साथ अपने आप को रीबॉर्न करना है एक ऐसे वर्ल्ड में जो कि फुल ऑफ स्पिरिट हो, फ्रीडम हो। दिस सिग्निफिकेंस गेव राइज टू राइट टू एजुकेशन। और यही सिग्निफिकेंस, इसी की वजह से राइट टू एजुकेशन का क्या हुआ, आगमन हुआ। मतलब इट गेव द राइज टू इट। The right to education is a fundamental right, and it is accorded the same legal status as the right to life as provided by Article 21A of the Indian Constitution. अब यहाँ हमने right to education के बारे में बताया। सबको पता है कि आर्टिकल 21 जो है वो right to life और पर्सनल लिबर्टी के ऊपर है। तो उसी में बाद में एक पार्ट ऐड हुआ था जिसको आर्टिकल 21A बोलते हैं हम इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि ये कहता है व्हाट इट स्टेट। The right of education to free and compulsory education Act 2009 is an act to provide free and compulsory education to all the children of the age group between 6 to 14 years. Right to education ये कहता है कि किसी भी बच्चे को देश में इररेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, रिलीजन, कास्ट, क्रीड, चाहे वो गरीब है अमीर है, उसको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलनी ही चाहिए 6 से 14 साल की उम्र के लिए। राइट, 8 साल की एलिमेंट्री एजुकेशन उसके लिए मैंडेटरी है, मतलब उसको मिलनी ही चाहिए, चाहे वो गरीब का है, चाहे वो अमीर का है, वो किसी भी रिलीजन से है, किसी भी कास्ट से है। तो यहाँ हमने एक अच्छा इंट्रो दिया। वी स्टार्टेड आवर एसे ऑन अ वेरी गुड नोट। भी हमने कोड दिया, उसके हमने उसके बारे में बताया, थोड़ा सा एजुकेशन के बारे में बताया कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और फिर हम लोगों ने मेन आर्टिकल डेटा यहाँ पर पुट कर दिया कि क्या क्या बोलता है। तो पहला पैराग्राफ सॉर्टेड हो गया। द राइट ऑफ एजुकेशन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन केम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2010। अब जब हम, ये एक ऐसा टॉपिक है कि इसकी एक हिस्ट्री है, तो हम पहले उसके बारे में थोड़ा सा अंदर जाएंगे। ये कब स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया, और ये करता क्या क्या है, कैसी कैसी चीजें इसमें होती हैं। सो मैंने आपको कल भी बताया था कि टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको सोच के लिखना है कि हाउ। और देखिए कोहेरेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ऐसे का। ऐसा ना हो कि आपने पहले इफेक्ट्स डाल दिए फिर आप कॉजेस पे आ रहे हैं। नो, ये आपके मार्क्स काट लेगा, बिकॉज बहुत सारी चीजों के मार्क्स होते हैं। वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए आपका ऐसे, ठीक है। आपको कम शब्दों में अच्छी बात कहनी चाहिए, ग्रामर अच्छी होनी चाहिए आपकी, प्लस वोकेबलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, और सीक्वेंस होना चाहिए।
आपके ऐसे में सीक्वेंस होना चाहिए। जैसे पहले हमने इंट्रो डाला, उसके हम हिस्ट्री पे गए, उसके बाद हम इसके बताएं कि रिक्वायरमेंट क्यों थी इस चीज की, मतलब अकॉर्डिंग टू यू। फिर उसके बाद इसका इम्पैक्ट क्या हुआ सोसाइटी पर, ठीक है। इम्पैक्ट के बाद इसका आपके अपने तरीके से आप क्या देखते हैं, या अभी करंट में जितना ये स्टार्ट हुआ था कि हम उतनी ही तरीके से इसको अप्लाई कर पाए नहीं कर पाए, ये सारी इंपॉर्टेंस जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको यहाँ पर रखनी होंगी, ठीक है। चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं। According to the Act, every child in the age group of 6 to 14 years will be provided 8 years of elementary education in an age-appropriate classroom in the vicinity of his or her neighborhood. वो कहता है कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग जितने भी चाइल्ड हैं, जितने भी बच्चे हैं जो कि एज ग्रुप में है 6 to 14 years, they will be provided 8 years of elementary education in an age-appropriate classroom in the vicinity of his or her neighborhood. चाहे वो उसके आसपास में नेबरहुड में जो भी क्लासरूम होंगे, स्कूल होंगे, वहां पर दे हैव टू गिव द एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग एनी कॉस्ट दैट प्रिवेंट्स अ चाइल्ड फ्रॉम एक्सेसिंग स्कूल विल बी बोर्न बाय द स्टेट व्हिच शैल हैव द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एनरोलिंग द चाइल्ड एज वेल एज इंश्योरिंग कंप्लीशन ऑफ 8 years ऑफ स्कूलिंग। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी उसकी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन आएगी किसी भी बच्चे की, अगर वो किसी, तो उसको स्टेट बेयर करेगा, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। स्टेट की एनरोल कराने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसकी एजुकेशन जब तक 8 साल तक कंप्लीट ना हो एलिमेंट्री एजुकेशन, इसकी भी जिम्मेदारी स्टेट की बैठती है, राइट। नेक्स्ट पे आते हैं। नो चाइल्ड शैल बी डिनाइड एडमिशन फॉर वांट ऑफ डॉक्यूमेंट्स और शैल बी टर्न्ड अवे इफ द एडमिशन साइकिल इज इन द स्कूल इज ओवर एंड नो चाइल्ड शैल बी आस्क्ड टू टेक एन एडमिशन टेस्ट। और इस एक्ट के अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि किसी भी बच्चे को एडमिशन के लिए डिनाई नहीं किया जा सकता। यहाँ वांट का मतलब आपको पता है, वांट का यहाँ मतलब है अभाव, स्कैरसिटी की बात करें, क्योंकि एक वांट का मतलब होता है अभाव होना। फॉर वांट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं है उसके पास, अगर जैसे बहुत से स्कूल अगर ये बोलते हैं कि नहीं अभी तो एडमिशन साइकिल खत्म हो गई, नहीं तब भी नहीं, कभी भी वो अगर आता है कोई भी बच्चा एडमिशन के लिए, सो इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको लिया जाए। ये इसलिए किया गया है ताकि प्रमोट किया जाए एजुकेशन को, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि वो लोग बोल देते हैं, और कभी कभार दे टेक द टेस्ट ऑल्सो, सो द टेस्ट इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस। No documents are required. If they don't have, if they have, that's a good thing. If they are not having any kind of document, then it's completely fine. No admission cycle is required because they want to promote the education. Okay. This would apply to all schools, okay, private or even Navodaya schools. चाहे private school हो, चाहे नवोदय स्कूल हो, कोई भी स्कूल हो, ये सब स्कूल पर एप्लीकेबल है। The act restricts schools to claim special category status because it indulges in screening procedures at the elementary level. ये एक्ट स्कूलों को रोकता है कि वो स्पेशल कैटेगरी जो बनाते हैं स्टेटस का, क्योंकि उसकी वजह से स्क्रीनिंग होता है, तो बहुत से बच्चे हैं बेचारे जो एडमिशन ले नहीं पाते। Moreover, if the number of children applying to a school exceeds the available seat, an open lottery system shall be used to fill the seats. This applies to all categories of school. इसके साथ साथ if the number of children, जितने भी लोग अप्लाई कर रहे हैं, मतलब जो चिल्ड्रन अप्लाई कर रहे हैं, अगर मान के चलिए सीट 100 है लेकिन 200 लोगों ने या 150 लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो उस पे क्या होगा, उसके लिए एक प्रावधान ये है कि दे विल बी हैविंग अ लॉटरी सिस्टम जो कि यूज होगा, और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विंग बेसिस में, मतलब वो जो लॉटरी जिसकी आएगी उनको मिलेगा, और ये सारे स्कूल पर एप्लीकेबल है। चलिए देखते हैं अब हमने इसके बारे में बता दिया कि ये क्या होता है, कैसे एप्लीकेबल है, क्या क्या इसकी एप्लीकेशन है। अब हम इसके बेनिफिट्स बताएंगे कि इसकी वजह से हमारे समाज में व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस वी आर ऑब्जर्विंग, or what are the benefits of the scheme that was started by the government. Okay, right to education. Let's see. Let's try to deep dive into this topic. There are many benefits which the right to education provide us with. बहुत सारे benefits हैं जो right to education हम लोगों को देता है। Firstly, ऐसे ही आपको ये सब वर्ड्स यूज करने हैं, यही तरीका होता है लिखने का ऐसे। इट हैज ब्रॉट मेनी चेंजेस इन द सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ ईज ऑफ एजुकेशन। सबसे पहला जो ये हमारी सोसाइटी में चेंज लेके आया है, ईज ऑफ एजुकेशन, मतलब एजुकेशन को थोड़ा आसान कर दिया है। क्योंकि अगर लेट से अगर आप जा रहे हैं, अगर आप बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन करना पड़े, आपको टेस्ट देने पड़े, तो आप ऑब्वियसली इट विल हैम्पर, यू विल नॉट गो बिकॉज यू विल बी रिलक्टेंट, आप जाएंगे ही नहीं।
सो फर्दर इट इंश्योर्स अ कंसिस्टेंट फी स्ट्रक्चर फॉर ऑल। और दूसरी बात, फीस इसमें बहुत ना के बराबर होती है, नॉमिनल, और वो कंसिस्टेंट है। इन अदर वर्ड्स, स्कूल्स कैन नॉट मेक एनी सडन हाइक्स इन फीस, सो पीपल डोंट सफर फ्रॉम इट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी स्कूल एकदम से फी को हाइक नहीं कर सकता, ओके, ताकि लोग इससे सफर ना हो, उनको प्रॉब्लम ना हो। आफ्टर दैट इट ऑल्सो इंश्योर्स दैट एवरीबडी गेट्स एन एजुकेशन इजिली बाय मेकिंग इट अवेलेबल टू एवरीवन। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इंश्योर करता है कि हर इंसान को शिक्षा मिले हमारे समाज में और उसको अवेलेबल कराई जाए। ओके, सो नाउ अब हम इसमें देखते हैं, और चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज विल ऑल्सो बी एजुकेटेड इन मेन स्ट्रीम स्कूल। जिन लोगों, जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज हैं, उनको भी इस स्कीम का लाभ होगा, वो भी मेन स्ट्रीम स्कूल में पढ़ सकेंगे। अब यहाँ पर बता रहा है, सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट मेक्स इट द ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स टू इंश्योर दैट देयर चिल्ड्रन गो टू स्कूल्स। सेक्शन 10 जो है एक्ट का, वो ये ड्यूटी भी बताता है पेरेंट्स को कि उनको इंश्योर करना है कि उनके बच्चे स्कूल जाएं। सिर्फ स्कूल जाना नहीं है, पेरेंट्स के लिए भी बताया गया कि उनकी ड्यूटी है, दे हैव टू सेंड देयर किड्स टू स्कूल without prescribing any kind of punishment. Special provisions are laid for children not admitted to school or who have not completed elementary education. और स्पेशल प्रोविजन भी है इस एक्ट में जो बनाए गए हैं ऐसे बच्चों के लिए जो उन्होंने कभी एलिमेंट्री एजुकेशन ली नहीं है, ओके, या जिनका कभी एडमिशन नहीं हुआ, उनके पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ओके, so that admitted to elementary education will be entitled to completion of elementary education even after 14 years। ताकि 14 years के बाद भी, लेट्स से कोई बच्चा है जिसकी काफी उम्र हो गई है लेकिन वो कभी स्कूल ही नहीं गया बिकॉज ऑफ लेट्स से XYZ रीजन, तो अगर उसको भी एडमिशन मिलता है तो जब तक उसका पूरी एजुकेशन नहीं हो जाती, मैक्स टू मैक्स 8 years की, भले ही उसने 14 साल पूरा कर लिया हो, फिर भी उसको एजुकेशन दी जाएगी। ठीक है, सो नाउ अब हम इस एसे को कंक्लूड करेंगे क्योंकि हमने इसके बारे में सब कुछ बता दिया। एक क्या होती है, एक होती है बॉडी, इंट्रो हम लोगों ने दे दिया था, ये सब बॉडी थी। अब हम आ रहे हैं कंक्लूजन की तरफ। ठीक है, लेट्स सी क्या। Tens of millions of children will benefit from this initiative ensuring quality education with equity। टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ जो चिल्ड्रन है, मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन इस इनिशिएटिव से क्वालिटी एजुकेशन पाएंगे विद इक्विटी, मतलब सबके लिए बराबर होगा। ये कहते हैं कौन, कैरिन हल्सोफ, ये एक यूनिसेफ के रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया से। दिस राइट विल प्रोपेल इंडिया टू ग्रेटर हाइट्स ऑफ द प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोडक्टिविटी। ये राइट जो है इंडिया को ऊंची जगह जाने में, मतलब इट विल हेल्प इंडिया टू अचीव ग्रेटर हाइट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोडक्टिविटी। इससे हमारे देश की प्रॉस्पेरिटी भी होगा, उद्धार भी होगा और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। However, for child labor and street children, the government would have to ensure that they are not compelled to work and schools are provided to them। लेकिन इसके साथ साथ जो चाइल्ड लेबर है और जो स्ट्रीट चिल्ड्रन, जो बेचारे लोग स्ट्रीट पे हैं, उनके लिए भी गवर्नमेंट को इंश्योर करना पड़ेगा कि दे शुड नॉट बी कंपेल्ड टू वर्क। वो ऐसा ना हो कि वो मजबूर हो जाए। कंपेल का मतलब होता है किसी को मजबूर कर देना, ठीक है, टू वर्क। स्कूल्स आर प्रोवाइडेड टू देम along with residential facilities to provide them with an appropriate environment to enable them to continue their children। obvious सी बात है, अगर गवर्नमेंट पुअर लोगों के लिए काम करेगी, उनको रोजगार दे देगी, उनको घर दे देगी, तो उनको ये सब चीजें काम नहीं करना पड़ेगा, तो दे कैन इजिली गेट द एजुकेशन, राइट। लेकिन अगर उनके पास खाने के लिए भी नहीं होगा, उनके पास रहने के लिए भी नहीं होगा, तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होती है। दैट इज व्हाई दे डोंट वांट टू गो टू स्कूल, बिकॉज दे डोंट हैव इवन फूड टू ईट। सो हाउ दे कैन थिंक अबाउट ऑफ गोइंग टू स्कूल। सो उनका माइंडसेट ही अलग होता है। तो हम लोगों को एक हेल्पिंग हैंड देना पड़ेगा उनको। वी हैव टू पुश देम। दिस मीन्स पेरेंट्स and communities who traditionally forbid their adolescent girls from going to school or indulge in child marriage would have to be persuaded, or the Child Marriages Act would need to be invoked against them। इसका मतलब ये भी हुआ, जो पेरेंट्स हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज हैं जो कि अपने आप को ट्रेडिशनली फॉरबिड करते हैं, क्योंकि आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि मानते हैं कि गर्ल्स की एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, बस उनकी थोड़ी सी उम्र हुई, उनको फौरन उनकी शादी कर दी गई। इस वजह से भी, और जो चाइल्ड मैरिज है, हम लोगों को उनको जाके समझाना पड़ेगा। परसुएड का मतलब होता है किसी को कन्विंस करना बहुत स्ट्रांगली, ओके। और द चाइल्ड मैरिजेस एक्ट वुड नीड टू बी इन्वोक्ड अगेंस्ट देम, और चाइल्ड मैरिजेस एक्ट को भी हम लोगों को खत्म करना पड़ेगा। Hence, right to education is a great initiative which has brought and will bring a lot of changes in the society। So, right to education एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो कि समाज में काफी बदलाव लेके आया और लेके भी आएगा इन द सोसाइटी। लेकिन
इट्स प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स। उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट है, रिक्वायर्ड है, अगर हमें डिजायर्ड रिजल्ट्स चाहिए। सो दिस वाज योर एसे। आई होप आपको ये ऐसे पसंद आएगा। अब आपको क्या करना है, आपको इसको एक दो बार वीडियो को देखना है। देखिए मैं आपको तरीका बता देता हूँ। आपको प्लेलिस्ट में जाना है, और इंसान का जो ब्रेन है ना वो बहुत स्मार्टली काम करता है। आप किसी चीज को अगर एक बार देखते हैं, ठीक है, तो वो आपके ब्रेन में नहीं आएगा। जब आप उसको दो बार देखेंगे, फिर आप उसको तीसरी बार देखेंगे, तो आपको ये प्लेलिस्ट पहले एक दो तीन बार देखनी है। उसके बाद आपको यही सेम जितना भी ग्रेस्प हुआ, आपको कोई पॉइंट नहीं बनाने, आपको जाके अपनी नोटबुक में लिखना है। जस्ट ओपन योर नोट पैड और नोटबुक, और उसमें आप लिखिए इसको जितना भी आपको याद हो। फिर आप मैच कीजिएगा। फिर आपको ये फिर से पढ़ना है, एंड यू हैव टू राइट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करने के बाद फिर आप एक लास्ट टाइम जब इसको दोबारा लिखेंगे, देन आपका ये ऐसा हो जाएगा कि आपको मैक्सिमम पॉइंट्स होंगे कि याद होंगे। बिकॉज जब आप लिखते हैं, भले ही आपको अभी लग रहा हो कि मुझे याद नहीं, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में बैठेंगे, यू विल रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग, ट्रस्ट मी। माइंड वर्क्स लाइक दैट ओनली। चाहे कितना भी हो, लेकिन हमें सब कुछ याद आ जाता है। बट शर्त यह है कि हम लोगों ने कितना गहराई से उस चीज को पढ़ा है। ठीक है। सो आपको अभी अच्छे से मेहनत करनी है, ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एवरीवन। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। आई विल पिन द पीडीएफ लिंक इन द कमेंट बॉक्स। आप यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you for watching this video. Do like, share and comment on this video so that I can get what you are thinking about my video. आपको कैसा लगा? Because it really motivates me to make new content for you when I see your comment that, sir, you have done a great job and all these things. It really inspires me to make some good content. So thank you so much. Please do subscribe my channel, like, share and comment. So that's all from my side. We Study 24/7 signing off for today. Take care. Bye bye.